हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारा पर्यावरण का दूसरा लेक्चर है। कल हम जो पढ़ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि कहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। हमने ये देखा था, ये मान लो गोल नहीं है, सॉरी, चलिए ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ठीक है। और ये हमारी यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ से हमने देखा था कि 23.5 डिग्री पे गुजरती है हमारी कर्क रेखा और यहाँ से हमारी गुजरती है क्या, मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री होती है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कारण क्या है, तो सूर्य जो होता है, सूर्य की हमेशा जो लंबवत किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पे हमेशा लंबवत पड़ती रहती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर ताप ज़्यादा होता है। ताप ज़्यादा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ताप ज़्यादा होता है तो जो समुद्रों का पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और फिर बारिश होती है यहाँ पर ज़्यादा। तो यहाँ पर ताप ज़्यादा होता है इसलिए वर्षा भी ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हमारी जैव विविधता भी अधिक होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने समझी। मतलब जैव विविधता पर ताप और वर्षा का इफेक्ट पड़ता है। मतलब ताप और वर्षा जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। जहाँ पर ताप कम होगा वहाँ पर वर्षा कम होगी और वहाँ पर जैव विविधता हमारी कम होगी। इतनी चीज़ समझ में आई कि ताप और वर्षा हमारी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जहाँ पर ताप ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी और जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे उगते हैं और जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ डेवलप होती हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जैव विविधता ज़्यादा होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम यही देखने वाले हैं कि अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, इतना क्लियर हो गया आपका। अब अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि किन किन देशों से हमारी विषुवत रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और यहीं पर हमारा जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो पाए जाते हैं, वही क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं उनमें वर्षा अधिक होती है। मतलब यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब आप पहला ये बोल सकते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे भी कहाँ, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पे, ठीक है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये हमारी पहली चीज़ होगी। देखिए 5% पूरे विश्व का जो भूभाग होता है वो 5% इसके अंतर्गत आता है और यहाँ पर लगभग विश्व की 50% जो है जातियाँ वो पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। इतनी चीज आपको समझ में आई। क्यों? देखिए ताप ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा उगते हैं। पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं इसलिए यहाँ पर क्या होती हैं, जातियाँ जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो इनका फूड चेन होता है, जो इनका पोषण आहार की श्रृंखला होती है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। इतनी बात आपको दूसरी समझ में आ गई। अब तीसरा आप इसमें एक फैक्ट लिख लीजिए कि जो अमेजन नदी है, ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर पड़ता है हमारा क्या, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से गुजरती है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका पे, यहाँ पे अमेजन नदी का मुहाना है, ये पूरे उत्तरी अमेरिका में बहती है, ठीक है। तो अमेजन उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में भी एक देश है ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ पर जो है नदियों में भी, और यहाँ पर जो सर्वाधिक हमारी जैव विविधता होती है वो पाई जाती है नदियों में। यहाँ के वनों को क्या बोला जाता है, लिख लीजिए, शायद एक फैक्ट के हिसाब से आपसे पूछ ले। तो यहाँ के जो वन पाए जाते हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में आग लगी हुई थी, ठीक है, तो वो वही है। तो यहाँ के वन जो हैं वो पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सेलवास बोलते हैं, ठीक है, सेलवास वन। इतना आपको समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पे हमारी जो है जैव विविधता वो सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों? रीजन आपने देख लिया। जो भी देश
विषुवत रेखा पे, जिससे भी विषुवत रेखा होकर गुजरती है, आप लोग एक बार मैप में जाइएगा और देखिएगा, ठीक है। तो जिन भी देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन के जंगलों में, आपने देखा ही है। तो अमेजन नदी वहां पर बहती है, कहाँ है ये? उत्तरी अमेरिका के ब्राजील में, ठीक है। यहाँ के जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिलवास वन कहते हैं। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम दूसरा, आप इसको पहले एक बार लिख लीजिए, सॉरी, हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हो जाती हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ऐसे करके 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उनमें से एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है, उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप वहाँ पे ऑप्शंस पे टिक कर पाओगे, ठीक है। दूसरा हम देते हैं प्रवाल भित्तियां, ठीक है। एक चीज मैंने आपको लिखाई होगी कि अगर नहीं लिखाई है तो आप अभी ऐड कर लीजिए कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव विविधता के भंडार कहते हैं। ये चीज आप ऐड कर लीजिएगा अगर मैं भूल गई होंगी तो, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? प्रवाल भित्तियां। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए कि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियां किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का जो पत्थर होता है उससे बनी होती है। प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं? ये समुद्र में ऐसे ऐसे करके होती हैं। जब इसमें एक जीव मर जाता है तो इसके ऊपर बनता है, फिर ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके ये एक भित्ति के रूप में हो जाती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तियां कहते हैं, ठीक है। फैक्ट लिखिए, इन्हें क्या बोला जाता है? समुद्रों का वर्षा वन बोला जाता है। पहली चीज हो गई आपकी, प्रवाल भित्तियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। दूसरा, इन्हें समुद्रों का वर्षा वन बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वर्षा वन की भांति तेजी से वृद्धि करती हैं, ठीक है। इनकी जो वृद्धि करने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है और यहाँ पर समुद्र के अंदर जो प्रजातियाँ होती हैं, यहाँ पर भी प्रजातियाँ बहुत तेजी से विकसित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उनकी खाद्य श्रृंखला जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तीसरा लिखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ को ही क्या बोला जाता है? पानी का बगीचा। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहाँ पाई जाती है? तो क्वींसलैंड के समीप पाई जाती है, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रवाल भित्तियों के बारे में। मतलब पहला हमने क्या देखा कि जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर दूसरे नंबर पे आती हैं हमारी प्रवाल भित्तियाँ। किससे बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। इन्हें क्या बोला जाता है? समुद्रों का वर्षा वन बोला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है, इसे बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये इसे क्या बोला जाता है? और पानी का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे हमारी आती है प्रवाल भित्ति। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं क्या? तीसरा हमारा है आर्द्र भूमि, इसे बोला जाता है वेटलैंड्स, ठीक है। अब आर्द्र भूमियाँ होती क्या है?
एक तरीके से आप ऐसा मानिए कि दलदली क्षेत्र, या फिर जहाँ पर पानी बहुत टाइम तक के लिए रुका होता है या बहुत टाइम के लिए पानी होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो एक डेफिनेशन लिख लीजिए, स्थल तथा जल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र। वेटलैंड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जैव विविधता होती है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें आते हैं कच्छ, ठीक है, जो हमारे मैंग्रोव वन होते हैं, वो झील होती हैं, जो मानव निर्मित झील होती हैं वो भी पाई जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो पाया जाता है वो कच्छ और मैंग्रोव वन जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। मैंग्रोव ये सब होता कहाँ है कि मान लीजिए यहाँ पे नदी है और यहाँ समुद्र, नदी आके समुद्र पे मिलती है तो क्या बनाती है, एक डेल्टा या तलछट टाइप का जो बना देती है ना, उसे वहीं पर क्या होता है, ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जहाँ पर खारे और मीठे पानी का मिश्रण होता है वहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा उगते हैं। तो जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर एक तलछट जैसा बन जाता है, एक दलदली एरिया बन जाता है, वहीं पर क्या होता है, मैंग्रोव वन हमारे उगते हैं। इतना समझ में आ गया? ये सब सारी चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, झील हो गई, नदियाँ हो गई, ये सब किस में आते हैं, हमारे वेटलैंड्स में आते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स को क्या बोला जाता है, इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोला जाता है। ऐसे का ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे बोला जाता है, तो इसलिए ये फैक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। क्यों इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, जो हमारी फूड चेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। यहाँ पर जीव जंतुओं को जो खाने पीने, जैसे एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो यहाँ पर जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है, जो हमारी वेटलैंड्स होती हैं। वेटलैंड्स क्या होती हैं, जो हमारा दलदली क्षेत्र होता है, मेन आप ये मान के चलिए कि जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पर एक तलछट के रूप में बनाती हैं। एस्चुरी हो गई, एस्चुरी तो क्या होता है, डायरेक्ट गिर जाती है समुद्र में, लेकिन फिर भी ऐसे जगहों पर क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं और यहाँ पर इसीलिए बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो खाद्य श्रृंखला यहाँ की बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोला जाता है। इसके अलावा इसे क्या बोला जाता है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, या हिंदी में लिख दीजिए, भूदृश्य के गुर्दे। ठीक है, क्या क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा इसे बोला जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, मतलब भूदृश्य के गुर्दे। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पानी होता है वो छनता है। किडनी का हमारे शरीर पे काम क्या होता है, पानी को छानने का काम होता है। इसी तरीके से ये क्या करता है, नदियाँ जो भी गंदगी बहा के लाती हैं उनको ये क्या करता है, साफ करने का काम करता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, भूदृश्य के गुर्दे। इतना समझ में आ गया कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, वेटलैंड्स होती क्या हैं। ठीक है, जहाँ पर जल और थल का संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम आर्द्र भूमियाँ रखते हैं। कच्छ हो गया, मैंग्रोव हो गया, हमारी मानव निर्मित झील हो गई, नदियाँ हो गई, ये सब इसमें आते हैं वेटलैंड्स में। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। इसे बोला जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, भूदृश्य के गुर्दे। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आप ये फैक्ट लिख लीजिए। थीम 2020 की लिखिएगा पहले, वेटलैंड
एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये हो गई हमारी 2020 की, मतलब आर्द्र भूमियाँ और हमारी जैव विविधता। 2021 की भी लिख लीजिए, क्या पता पूछ ले। इसमें है आर्द्र भूमि और जल, मतलब वेटलैंड एंड वाटर्स। अगर आपको 2019 की भी लिखनी है तो वो भी लिख लीजिए, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इतना समझ में आया कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम हो सकता है पूछ ले, करंट अफेयर्स का है। तो ये देख लीजिए 2020 में जो थी हमारी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब आर्द्र भूमियाँ और जैव विविधता। 2021 में आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर, और 2019 में थी वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तीनों लिख लीजिए, क्योंकि 2021 की भी घोषित हो चुकी है, तो हो सकता है आपसे 2020 की भी पूछी जाए और 2021 की भी पूछी जाए। इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई। हमने क्या क्या देख लिया, वेटलैंड्स क्या होती हैं, ठीक है, वेटलैंड्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोला जाता है, वो 2-3 फैक्ट्स हमने देख लिए, और आर्द्र भूमि दिवस हम कब मना रहे हैं, और 2020 और 21 के लिए उसकी थीम क्या है। 2020 और 21 आप जरूर याद रखिएगा, 2019 को एक बार माइंड में रखिएगा, हो सकता है पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, अब आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं। ये है, तो देखिए, एक हुआ था वेटलैंड्स के रिगार्डिंग रामसर समझौता। ठीक है, पहला इसमें लिखे रामसर समझौता जो है वो वेटलैंड्स के लिए ही हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। यह कब हुआ था, यह एक अंतर सरकारी समझौता है। ठीक है, हुआ कब था, तो 2 फरवरी 1971 को, कहाँ, ईरान के रामसर में। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर पे क्या हुआ था, रामसर समझौता हुआ था। 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र दिवस दिन मनाते हैं। ठीक है, वेटलैंड डे मनाते हैं। इसमें इसको जो मंजूरी मिली थी वो 1975 में मिली थी। ठीक है, और उसके बाद 1982 में इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये प्रस्ताव पारित हुआ 1975 में, और 1982 पे इसमें क्या हुए, हस्ताक्षर किए गए थे। इतना याद हो गया। 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में एक रामसर समझौता हुआ था। यह एक अंतर सरकारी समझौता होता है। 1975 में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, और 1982 पे इसमें सबने क्या किया था, सिग्नेचर किए थे। इतना आपको समझ में आ गया, आप लोग लिख लीजिए 1975 और 1982। 1975 में क्या हुआ था, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। ठीक है, यह प्रस्ताव प्रभाव में आ गया था। और 1982 पे क्या हुआ था, इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 2019 से पहले। 2019 से पहले इंडिया में 26 साइट्स थी जो कि इसके अंदर में आती थी। 2019 से पहले की बात है। ठीक है, से पहले 2019 में एक शामिल किया गया। 2019 में एक शामिल किया गया था, कौन सा है वो, सुंदरबन डेल्टा।
ठीक है। 2019 में सुंदरबन डेल्टा को भी शामिल कर लिया गया। अब हम आते हैं 2020 में। 2020 में 10 नई साइट्स आ गई, इसमें 10 नए स्थल जोड़ दिए गए। तो 25 था, 26 था, 27 हो गया और 10 आ गए तो 37। मतलब वर्तमान में कितने हैं? 37 है। 10 2020 में जोड़े गए हैं। एक सुंदरबन डेल्टा जो है वो 2019 में जोड़ा गया था और उसके पहले जो है वो 26 स्थल जो हैं वो रामसर समझौते में आते थे, जो कि रामसर समझौते के से उसमें शामिल हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। 2019 से पहले आप लिख लीजिए। आप लोग नोट साथ में ही बनाते रहिएगा, ठीक है। 2019 से पहले 26, उसके बाद एक जुड़ा सुंदरबन डेल्टा और 2020 में 10 नई साइट्स आ गई, 37। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी तक टोटल कितनी है? 37। अब ये आपको मैप दिख रहा है। मैप में 37 तो यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं था। मैं आपको एक साथ में मैप दिखाऊंगी जिसमें 37 की 37 है। मैंने इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई हैं जो कि कुछ कुछ एग्ज़ाम में मुझे मिली हैं, कुछ कुछ एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि ये सारी साइट्स आई हुई हैं। तो इनको आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी का मैप मैं इसके बाजू में लगा रही हूँ, वो आप एक मिनट रुकाइएगा और उसे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो अभी शामिल की गई हैं 2020 में, उनको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ठीक है। 10 साइट्स को, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है पूछ ले आपसे 10 में से 10 को। तो पहली आप देखिए नासिक में है, ठीक है। नंदूर मधमेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में है, ठीक है। पंजाब में हमारी 3 है, ब्यास संरक्षण रिवर्स, नागल और केशवपुर मियामी। 3 पंजाब में हो गई, एक कहाँ हो गई? हमारी नासिक में। यहाँ कौन सा है? ब्यास संरक्षण रिजर्व, नागल, केशवपुर मियामी। 3 हो गई हमारी पंजाब में। यूपी में 6 हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? नवाबगंज, पार्वती, समान, समसपुर, सांडी, सरसई और सरसई नवार। कितनी हो गई? 6 हो गई। कौन कौन सी? नवाबगंज, पार्वती, समान, समसपुर, सांडी, सरसई और सरसई जो है वो नवार में है, ठीक है। इतनी आपकी 6 कहाँ हो गई? यूपी में। यूपी में एक पहले से थी, क्या नाम था उसका? ऊपरी गंगा। मैंने इसको लिखा नहीं है, ऊपरी गंगा यहाँ पर एक पहले से थी, ठीक है। एक है भोपाल में, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, भोज आर्द्र भूमि। केरल में खस्टमकोट्टा, अष्टमुडी और बेम्बनाड। बेम्बनाड को याद रखिएगा, बेम्बनाड जो है वो सबसे बड़ी वेटलैंड है, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी है रेणुका, ठीक है, उत्तराखंड में है। सबसे छोटी उत्तराखंड में रेणुका, सबसे बड़ी बेम्बनाड, सबसे बड़ी वेटलैंड केरल में है बेम्बनाड। इतना आपको याद हो गया, ठीक है। अब केरल से हम इधर आ जाते हैं आंध्रा में। तो ये कोल्लेरू झील है। उड़ीसा में 2 हैं, चिल्का और भितरकनिका। ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, भितरकनिका वेटलैंड किधर है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पर बंगाल में पूर्वी कोलकाता है और ये सुंदरबन जो अभी हमारा 2019 में ऐड हुआ है। ये रुद्र सागर है, ठीक है। त्रिपुरा में, मणिपुर में लोकटक है, असम में दीपोर है। ये क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। मैप बना लीजिएगा, 1-2 बार आप क्या करेंगे, मैप बना के 1-2 बार इनको दर्शाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। पंजाब में कौन सी है? सांभर झील और केवला देव, ठीक है। इतना आप याद रखिए। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे केवला देव और जो ये है लोकटक हमारी, वो मैट्रिक्स रिकॉर्ड में आती हैं, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड में पहले आपको समझाती हूँ फिर बताती हूँ। इतना याद हो गया कि कौन सी कहाँ पे है। एक मैप मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें 37 पूरी आपको दिखेंगी, तो वो मैप आप 1 मिनट रुकाइएगा और फिर अच्छे से देख लीजिएगा। तो इतना हमारा क्लियर हो गया कि रामसर समझौता क्या है, कब हुआ था 2 फरवरी को। इसलिए हम उसमें क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। 2020 और 21 की थीम क्या है और हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? 2020 में जो है वो सारी आपको ब्लू कलर में दिख रही हैं, याद रखिएगा। मोटा मोटा यूपी में 6 हैं, पंजाब में 3 हैं और एक हमारी महाराष्ट्र में है, नासिक में, ठीक है। इतना हो गया, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने खत्म करी हैं। क्या क्या देखा है हमने कि अत्यधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमने देख लिए थे, उसी में हमने प्रवाल भित्तियाँ देख ली थी। तीसरा हमने देखा था वेटलैंड्स को, वेटलैंड्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उसे देखा है।
और उसके बाद हमने देखा है रामसर समझौता और उसके जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। इसके बाद का जो लेक्चर है वो हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप लोग मैप बना के 1-2 बार इसे बना लीजिए, जिससे आपको अच्छे से ये जो है याद हो जाए। थैंक यू।